हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका केमिकल गुरु अभिजीत श्रीवास्तव। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था फ्री रेडिकल्स की मदद से पॉलीमराइजेशन कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या था, वो हम लोगों ने देखा था। आज की क्लास में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ कैटायनिक पॉलीमराइजेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एनायनिक पॉलीमराइजेशन के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ पॉलीथीन के बारे में भी कुछ बातें करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। तो देखिए, बहुत आसान है। जैसे हम लोगों ने फ्री रेडिकल्स के लिए पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल टफ नहीं है। बस आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होंगी। तो चलिए सबसे पहले, जैसे हमने देखा था कि हमने पॉलीमराइजेशन को 3 स्टेप में डिवाइड किया था। पहला था इनिशिएशन, दूसरा आपका प्रोपगेशन था और तीसरा आपका डिटर्मिनेशन था। तो टर्मिनेशन था या डिटर्मिनेशन था, ठीक है। तो इसमें भी वही 3 स्टेप्स फॉलो होंगे। सबसे पहले तो आपका कोई इनिशिएट होना चाहिए, जैसे वहाँ आपको फ्री रेडिकल्स की जरूरत थी। यहाँ इनिशिएशन में आपको क्या जरूरत होना चाहिए, कैटायन। कैटायन का मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज हो। एनायन होगा तो वहाँ आपको इनिशिएशन स्टेप में कोई एनायन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर भी हम पहला स्टेप लेते हैं, स्टेप फर्स्ट, जिसमें आप क्या करोगे, इनिशिएशन होगा। इनिशिएशन ऑफ कैटायन, कैटायंस का क्या होगा, इनिशिएशन होगा, ठीक है। अब स्टेप फर्स्ट में कैटायंस चाहिए हमें। कैटायंस मतलब जिनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हो। तो अब हमारे पास ऐसे क्या क्या चीजें हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। तो देखो, जो हमारा सोर्स होगा जहां से आपको पॉजिटिव चार्ज कैटायंस मिल सकते हैं, वो सोर्स क्या क्या है। देखो, सोर्स में आपका कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, ध्यान रखना एसिड, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो एसिड क्या करता है, H प्लस डोनेट करता है, और H प्लस क्या है, हमारा कैटायन है। तो ध्यान रखना ये है कि जो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, जैसे अगर मैं कह दूं आपका जैसे HNO3 हो गया, ठीक है, H2SO4 हो गया, HCl हो गया, या स्ट्रॉन्ग एसिड हो, या कोई लेविस एसिड हो। आपने लेविस एसिड के बारे में पढ़ा होगा क्लास 11th में, जब आप इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो वहां लेविस एसिड बताया था। तो यहाँ पे ये होंगे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर मैं कोई लेविस एसिड लोगू, जैसे क्या, AlCl3, तो AlCl3 क्या है, आपका एक लेविस एसिड है। तो कुछ भी हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो या लेविस एसिड हो, कोई भी चीज हो, कोई भी ऐसा एसिड हो जो क्या कर सके, H प्लस डोनेट कर सके, या फिर कोई ऐसा कैटायंस डोनेट कर सके जो फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, तो वो आपका क्या कर देगा, इनिशिएशन स्टार्ट कर देगा। अब हमारे पास इनिशिएशन में देखना क्या है, हम जैसे मान लेते हो, जैसे आप HNO3 ले सकते हो, H2SO कुछ भी। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने ले लिया H2SO4। H2SO4 जब आप इसको तोड़ोगे, डिसोसिएट कराओगे, तो H2SO4 जो है वो H प्लस साथ ही HSO4 सिंगल माइनस में टूट जाता है। H प्लस अलग आप पूरा भी तोड़ा सकते हो, मतलब 2 H प्लस आयन हो जाए और SO4 के डबल माइनस, वो भी हो सकता है। उसमें 2 नंबर आपको क्या मिलेंगे, कैटायंस मिलेंगे। तो हम एक ही लेके चल रहे हैं, हम एक H प्लस को निकाल दिए और एक H प्लस इसके साथ अभी भी जुड़ा हुआ है। अब देखो हमें क्या करना है, तो ये हमारा कैटायंस तो मिल गया। अब हम फॉर एग्जांपल, हमारे पास कैटायंस तो आ गए। अब हम जैसे हम पॉलीथीन का लास्ट क्लास में कर रहे थे, हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉलीथीन ले लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हो, पॉलीस्टायरीन भी ले सकते हो, अभी वो भी मैं करके दिखाऊंगा पॉलीस्टायरीन से कैसे होगा। तो पॉलीथीन, तो हमारे पास ये H प्लस कैटायन है, यही हमारा क्या है, कैटायन है। हमारे पास कैटायन मिल चुका है। अब क्या है, जैसे मान लो कोई एक मॉलिक्यूल है इथीन का, और हमें हमारे पास क्या मिल चुका है, H प्लस मिल चुका है। ये क्या करेगा, H प्लस का मतलब क्या है, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और यहाँ पे पाई बॉन्ड है। हमें पता है कि जो पाई बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वीक होता है, वो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक नहीं करते हैं। तो देखो, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको जरूरत है, तो ये क्या होंगे, इस डायरेक्शन में टूट जाएंगे। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको लेके बैठ जाएंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब ये इस डायरेक्शन में टूटेगा तो हमारे पास H प्लस है, ठीक।
ये पाई बॉन्ड जब टूट जाएगा तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बैठ गया, और यहाँ एक सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, और इसके भी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप में हुआ। अब हमें यहाँ साफ दिख रहा है कि जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा। भाई हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जहां भी उसको इलेक्ट्रॉन दिखेगा वो तुरंत उससे क्या कर लेगा, कंबाइन हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या होगा, इससे कंबाइन होकर क्या बना देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। दिख रहा है, बहुत आसान है। तो जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये क्या हो गया, एक कैटायन बन गया, और यही कैटायन जो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, पॉलीथीन का जो इथीन के मॉलिक्यूल होंगे वो नेक्स्ट उन मॉलिक्यूल से क्या होगा, कंबाइन होगा, और धीरे धीरे ऐसे ही स्टेप्स क्या होंगे, प्रोपोगेट होती चली जाएंगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट जो हमारा होगा। नेक्स्ट अगर नोट करते जाइएगा, मैं तुरंत रब कर रहा हूँ, पॉज करके आप नोट कर सकते हो। तो देखो हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये हमारे पास था, हमने इसको रखा यहाँ पे CH3CH2+। अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, एक और मॉलिक्यूल आया। तो ये जो अब जो स्टेप है, ये स्टेप आपका सेकेंड है, जिसमें आपका क्या होगा, प्रोपगेशन होगा, मतलब चेन फॉर्मेशन होगा। तो लिख लेना, ये जो स्टेप आपका क्या है, प्रोपगेशन का है, प्रोपगेशन इसमें होगा, प्रोपगेशन ऑफ चेन का क्या होगा, प्रोपगेशन होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या किए, स्टेप 2 में प्रोपगेट कराना है। अब देखो फिर से यहाँ पे कैटायन है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर टूटेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये तो रहेगा CH3 CH2 प्लस चार्ज, और ये टूट जाएगा तो इसके ऊपर आ जाएगा CH2 नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 एक पॉजिटिव। और आपको दिख रहा है ये और ये दोनों फिर से मिल कंबाइंड हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2, यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा CH2, और ये हो गया CH2 पॉजिटिव। तो आपको दिख रहा है कि क्या चेन, यहाँ पहले 2 C थे, अब 4 C होगी। फर्दर फिर क्या होगा, कोई इथीन आएगा, वो फिर फर्दर इससे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो मान लो हमने यहाँ पे फिर से इथीन दिया, C2H4 दिया, इथीन का मतलब क्या, ऐसे बना देता हूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। फर्दर आप दोगे तो नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, अब मैं तोड़ नहीं रहा हूं, ये इधर टूट जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH2, ये इससे जुड़ जाएगा CH2, और यहाँ एक जो बॉन्ड खाली होगा वो क्या हो जाएगा, CH2 पॉजिटिव। देखो चेन बढ़ती चली और ऐसे ही क्या होंगी, चेन बढ़ती चली जाएंगी। तो देखो धीरे धीरे चेन फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हो रहा है। और लास्ट में फिर क्या स्टेप आएगा हमारा, टर्मिनेशन का। तो टर्मिनेशन जैसे मैंने बताया था वही टर्मिनेशन आपको लगाना है। टर्मिनेशन में क्या, अगर 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए, दोनों के पास क्या है, आपके पास पॉजिटिव है, ठीक है, तो उससे तो जुड़ेंगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव तो जुड़ेंगे नहीं। तो आपको क्या करना होगा, एक और मॉलिक्यूल लाना होगा, बॉन्ड ब्रेक कराना होगा, वहां से आपको क्या मिल जाएगा, पॉलीथीन मिल जाएगा। तो ये धीरे धीरे क्या बनता जा रहा है, पॉलीथीन बनता चला जाएगा। तो ये आपका कैटायनिक प्रिपरेशन, आपका मैकेनिज्म था कि कैटायन पाया, कैटायंस के थ्रू आप क्या कर रहे हो, पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस कर रहे हो। ये हमने पॉलीथीन के देखा। हम चाहे तो पॉलीस्टाइरीन के ऊपर भी ये करके देख सकते हैं। तो कैसे करोगे पॉलीस्टाइरीन के ऊपर, वो भी करके देख लो। ठीक है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए पॉलीस्टाइरीन का मोनोमर क्या होता है। तो पॉलीस्टाइरीन, ठीक है, पॉलीस्टाइरीन। तो पॉलीस्टाइरीन का आपको मोनोमर पता होना चाहिए कि ये एक होता है बेंजीन रिंग, यहाँ पे CH और डबल बॉन्ड CH2, ये आपका है पॉलीस्टाइरीन का एक मोनोमर है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको क्या डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो क्या करोगे, कैटायन आएगा, अटैक करेगा। अब रही बात कि ये पाई बॉन्ड टूटेगा कैसे, किधर डायरेक्शन में टूटेगा, तो ये आपको ध्यान रखना होगा।
पाई बॉन्ड इस डायरेक्शन में टूटे। क्यों? क्योंकि जो रिंग्स के जो आपके जो रेजोनेंस में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, इस कार्बन को सपोर्ट कर रहे होंगे। तो ये पाई बॉन्ड इधर टूटेगा, मतलब इधर पॉजिटिव निगेटिव आएगा और इधर पॉजिटिव होगा। और हमारे पास कैटायंस है तो वो कहाँ, इस पे आके अटैक कर देंगे और इससे क्या होगा, रिंग फॉर्मेशन फिर ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन क्या होगा, अटैक करेगा और यहाँ से फिर क्या करेगा, एक रिंग फॉर्मेशन, ऐसे रिंग फॉर्मेशन होता चला जाएगा। तो क्या होगी, एक चेन बन जाएगी और यही चेन फिर क्या हो जाएगी, पॉलीस्टाइरीन के नाम से जानी जाएगी। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि कैसे आप धीरे धीरे प्रोपोगेट करते चले जाते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे कैटायनिक पॉलीमराइजेशन होता है। सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट क्या है कि कैटायंस कहाँ से मिलेंगे, उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग एसिड कोई पकड़ लो या फिर कोई स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड पकड़ लो, उससे आपको कैटायंस मिल जाएंगे। और फिर कैटायंस क्या करेंगे, इनके जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करेंगे और उनसे क्या होंगे, लगातार चेन फॉर्मेशन में जुड़ते चले जाएंगे। देखो लास्ट क्लास में मुझे किसी ने पूछा था कि सर होमोलिटिक मैनर में कैसे कोई बॉन्ड टूटता है, चाहे होमोलिटिक की बात करो चाहे हेटेरोलिटिक की बात करो। तो देखो दोनों बॉन्ड टूटता कैसे, कैसे जो वो पूछा गया था कि कैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये वापस इसको ले दिए गए, ये इसको दे दिए गए। तो देखो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शेयर्ड होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि अगर आप उसको एनर्जी दे, जैसे मैंने बोला था कि ये जो आपका थ्योरेटिकल मैकेनिज्म है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, वहां आपको हीट देना होता है। तो किसी भी बॉन्ड को अगर आप हीट देते हो तो वो बॉन्ड क्या होता है, वीक हो जाता है और धीरे धीरे हीट बढ़ाते जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाएंगे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड कोई स्ट्रिंग नहीं है, बॉन्ड एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है। सिमिलरली बोलो कि अगर आपसे मैं बोलूं कि बॉन्ड क्या है तो आप सिर्फ बोलो कि बॉन्ड एक अट्रैक्शन फोर्स है, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स है। तो अगर अट्रैक्शन फोर्स को आपको वीक करना है, तो आपको सिंपली क्या करना होता है, हीट करो। इलेक्ट्रॉन को हीट मिलेगा तो वो क्या करेंगे, इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे। तो जब भागेंगे तो जो पहले बॉन्डेड थे वो भाग जाएंगे मतलब दूर दूर हो जाएंगे। और दूर दूर हो जाएंगे मतलब क्या, उनका बीच में जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। क्लियर। और जैसे वीक होगा एक समय आएगा टूट जाएंगे। तो वही चीज यहाँ पर हो रहा है कि हम हीट दे रहे हैं, हीट देने से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, अपने अपने जगह को छोड़ दे रहे हैं, लूज बॉन्डेड हो जा रहे हैं और वो सेपरेट हो जा रहे हैं। अभी जैसे हमने यहाँ पर ये बॉन्ड तोड़ा, ये भी बॉन्ड अपने आप नहीं टूटेगा, यहाँ पर भी आपको हीट देना पड़ेगा। कभी भी कोई अट्रैक्शन फोर्स वीक हो रहा हो या कहीं बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो, कहीं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा हो, तो वहां समझ जाना कि वहां से हीट जरूर दिया जा रहा है। बिना हीट दिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो ये बहुत क्लियर रखना, दिमाग में एकदम क्लियर रखना। इलेक्ट्रॉन्स अगर एक दूसरे से टूट रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो वो बिना हीट के संभव नहीं है, हीट देना ही पड़ेगा। चाहे हो सकता है जैसे वीक फोर्स होगा तो कम हीट में काम चल जाएगा, फोर्स स्ट्रांग होगा तो आपको ज्यादा हीट देना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब जो बॉन्ड बनने वाला है वो स्ट्रांग है या वीक है, उसके आधार पर हमको हीट वेरी किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे सेपरेट हो रहे हैं। बिना हीट दिए अगर आप ये कराओगे तो इलेक्ट्रॉन सेपरेट नहीं होंगे, हीट देना ही पड़ेगा तभी बॉन्ड ब्रेक होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम कैटायनिक हो गया हमारा, इसके बाद हम एनायनिक पॉलीमराइजेशन देखते हैं। तो चलिए हम पॉलीस्टाइरीन का भी आपको दिखा देते हैं। पॉलीस्टाइरीन का, ये पॉलीस्टाइरीन का चेन कैसे फॉर्मेशन होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी आपका क्या प्रोपगेशन स्टेप ही है, ठीक है। तो पॉलीस्टाइरीन का पहले मोनोमर आपको अभी मैंने बना के दिखाया था, फिर से बना देता हूँ। एक बेंजीन रिंग होगी, ठीक है, यहाँ पे CH और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका पॉलीमराइजेशन करना है। तो पहले तो आपको कैटायंस चाहिए। तो कैटायन मैंने बता दिया, आप कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो या फिर लेविस बेस, वहाँ से आपको कैटायंस मिल जाएंगे। कैटायंस मिलेंगे तो यहाँ पे अटैक होगा। तो इससे मान लो हमें यहाँ से कैटायन मिल चुका है, हमारे पास H+ है,
H प्लस है तो अब हमें देखना होगा, क्योंकि दोनों ही तरफ कार्बन है तो ये इधर भी टूट सकता है इधर भी, लेकिन किधर टूटेगा। अगर ये देखो ये बेंजीन रिंग इस कार्बन को अपने पाई इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस में है वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो जब सपोर्ट कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ना टूटकर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई नहीं, तो ये ना इलेक्ट्रॉन किधर इस कार्बन की तरफ टूट जाएगा। और जब टूटेगा तो देखो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये टूट जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या है आपका, ये बेंजीन रिंग बचेगी, यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड CH2, और ये बॉन्ड इधर टूटा है, जिसकी तरफ टूटता है उसके ऊपर नेगेटिव और जिसकी तरफ से टूटता है उसके ऊपर पॉजिटिव। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये मिला, और साथ ही में क्या है हमारे पास H प्लस। ठीक है, अब जैसे ही H प्लस को दिखा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, ये तुरंत इसके साथ क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या मिलेगा, एक बेंजीन रिंग मिलेगी और यहाँ पे CH इसके ऊपर पॉजिटिव, और ये H इससे कंबाइंड हुआ क्या बनाएगा, CH3। तो ये हमारा कैटायन बन गया मोनोमर्स का। ठीक, अब ये फिर क्या होगा, फर्दर चेन में जुड़ता चला जाएगा। कैसे, तो बताओ, हमारे पास एक ही तो मोनोमर होगा नहीं पॉलीस्टाइरीन का, और भी होंगे, तो क्या होगा, मैं इधर जोड़ता चला जा रहा हूं, तो एक और मॉलिक्यूल आया पॉलीस्टाइरीन का, तो हमने बना लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड। ठीक है, ये हमने बना लिया दूसरा मॉलिक्यूल। अब फिर देखो ये कैटायन है तो ये क्या करेगा, इसको देखेगा, तो हमें पता है कि ये बॉन्ड फिर कहाँ, इधर टूटेगा। ठीक है, टूटेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक, अब जैसे ही देखो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसके ऊपर पॉजिटिव आया, इसके ऊपर निगेटिव, तो अब बताओ ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव तो अटैक करेंगे नहीं, ये निगेटिव वाला क्या होगा, इसके जाके टर्मिनल में जुटेगा, अटैक करेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इससे जुड़ जाएगा। तो ये वाला जो ब्लैक वाला पोर्शन है, मैं इसको यहां बना रहा हूं, ये हो गया हमारा ब्लैक वाला पोर्शन, एक बेंजीन रिंग, ये इसके ऊपर CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया पॉजिटिव, और अब ये चीज आके जुड़ेगा, तो इसका देखो जो नेगेटिव वाला CH2 है वो आके यहाँ जुड़ेगा, तो इसका नेगेटिव वाला CH2 है वो आके, तो जो ये CH2 है वो आके यहाँ पर जुड़ गया CH2 फॉर्म। ठीक है, आगे जुड़ गया, इससे क्या जुड़ा हुआ है, CH, और इसके ऊपर क्या है, अब जब जुड़ गया तो इसके ऊपर चार्ज खत्म हो गया ना, इसके ऊपर नेगेटिव था इसके पॉजिटिव, दोनों जुड़ के चार्ज खत्म कर दिए, इसके ऊपर फिर पॉजिटिव बच जाएगा, और ये फिर किसके साथ जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे पॉलीस्टाइरीन का चेन फॉर्मेशन होगा। फिर कैटायन बन गया, फिर कोई तीसरा पॉलीस्टाइरीन का मॉलिक्यूल होगा वो इसके आगे यहाँ जुड़ता चला जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले पर ट्रांसफर हो जाएगा, और ऐसे धीरे धीरे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, पॉलीमराइजेशन में जुड़ जाएंगे। तो आई होप आपको पॉलीस्टाइरीन का भी समझ में आ रहा होगा कि कैसे पॉलीमराइज हो रहा है। हमें ये बहुत ध्यान से देखना कि इलेक्ट्रॉन जो है किस डायरेक्शन में टूटेगा, ये आपने ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जो भी मैकेनिज्म होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उसमें बहुत अच्छे से सिखाया जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में टूटना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं उसके बारे में डिटेल पे नहीं जा रहा, तो बस ये बता रहा हूँ कि ये इसके सपोर्ट में है, इसलिए इससे क्या हो जा रहा है, इस डायरेक्शन में टूट गया, उधर टूटा तो पॉजिटिव, जिससे तरफ से टूटा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज, आसानी से क्या हो जाएंगे आप पहचान लोगे, और फिर क्या होगे, आराम से जोड़ते चले जाओ नेक्स्ट स्टेप में। अगर मैं यहीं पे इसी का फर्स्ट नेक्स्ट बताऊं तो नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में एक और आएगा मॉलिक्यूल जो यहाँ से ऐड होगा CH2 में, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव मिल खत्म कर देंगे, फिर यहाँ एक CH आ जाएगा इसके ऊपर पॉजिटिव, और ये फिर किससे जुड़ा होगा, एक बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा। ऐसे धीरे धीरे क्या होंगे, प्रोपेगेट होते चले जाएंगे, और एंड टाइम्स क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा, पॉलीस्टाइरीन का मॉलिक्यूल हो जाएगा, पॉलीस्टाइरीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा, पॉलीमर हो जाएगा। तो आई होप को समझ में आ रहा है। अब जैसे पॉलीथीन देखा आपने, पॉलीस्टाइरीन देखा, तो अब यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ देखो तो कैटायंस के थ्रू क्या हो रहा था, पॉलीमराइजेशन हो रहा था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वो क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एनायनिक पॉलीमराइजेशन। तो हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए जल्दी से। तो चलिए हेडिंग आप लोगों ने डाल लिया होगा, मैकेनिज्म ऑफ एनायनिक पॉलीमराइजेशन। अब फिर से वही
कि जैसे हम कैटायनिक में देख रहे थे कि हमको कैटायंस की ज़रूरत थी इनिशिएशन स्टेप में, वैसे ही यहाँ पर अब हमें एक एनायन की ज़रूरत होगी जो हमारा रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। तो सोर्स क्या है, सोर्स क्या है, कहाँ से आपको मिलेगा, सोर्स क्या है आपका एनायन मिलेगा। तो जैसे हमने वहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था, तो यहाँ हम क्या लेंगे, कोई स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, कोई स्ट्रॉन्ग बेस हो या फिर कोई लेविस बेस हो, ठीक है, कोई लेविस बेस हो या कोई स्ट्रॉन्ग बेस हो। जैसे हमने ले लिया NaNH2, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और लेविस एसिड के लिए हमने NH3 ले लिया, ये लेविस एसिड है। तो कोई भी आपका कैटायन प्रोड्यूस कर सकता है। अब देखो, जैसे हमें पता है कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, जब इसको तोड़ोगे तो ये टूटता है Na+ और NH2- में, ये हमारा नेगेटिव कैटायन है, ठीक है, और यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो अब बताओ, हमारे पास कैटायन मिल गया, एनायन मिल गया, एनायन का मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एनायन मिला। तो एनायन क्या करेगा, हम जैसे पॉलीथीन का एग्जांपल लेते हैं, पॉलीथीन का ले लेते हैं, पॉलीथीन ना लेके हम इस बार पीवीसी ले लेते हैं, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड आपको बताया था मैंने, तो इसके एग्जांपल पॉलीवीसी। तो हमने क्या लिया, पीवीसी लिया, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो ये हो गया हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड का एक मोनोमर, ठीक है। अब देखो क्या होगा, फिर से ये क्या है, इसके पास नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये अटैक करेगा, पर ये पाई बॉन्ड जो अब किस डायरेक्शन में टूटेगा वो डिपेंड करता है कि इसके अगल बगल, अब जैसे पहले CH2 था तो दोनों साइड सेम थे, लेकिन अब एक साइड Cl जुड़ा हुआ है, और हमें पता है Cl क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचता है, प्लस आई से इफेक्ट जरूर आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या करेगा, खींचेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, खींच जाएंगे, तो खींचेंगे मतलब ये इस डायरेक्शन में टूटने को मजबूर हो जाएगा। तो जैसे ही इस डायरेक्शन में टूटेगा तो नेक्स्ट स्टेप में आपका बनेगा NH2 नेगेटिव प्लस, ये बॉन्ड टूट गया तो यहाँ जाएगा CH2 पॉजिटिव, ये टूट गया, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ एक नेगेटिव और यहाँ पे Cl, ठीक है। जैसे ये देखेगा कि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये क्या करेगा, इससे आगे जुड़ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका जो बनेगा वो हो जाएगा NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH एक नेगेटिव और Cl, ठीक रहा है, दिख रहा है आपको, बहुत आसान है। तो हमने क्या किया था, हमने एक एनायन लिया और एक हमने पीवीसी का मॉलिक्यूल लिया, पॉलीविनाइल क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल लिया, और इसका जो पाई बॉन्ड था वो किस डायरेक्शन में टूटेगा, Cl वाले जिस कार्बन से Cl जुड़ा होगा उस कार्बन की डायरेक्शन में टूटेगा। क्यों, क्योंकि इधर Cl क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, तो ये मजबूर हो जाएगा इस डायरेक्शन में टूटने को। जब जैसे ये टूटा, इसके ऊपर एक पॉजिटिव, इसके ऊपर एक नेगेटिव, जैसे यहाँ पॉजिटिव आया, ये देख रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, उसको जाकर सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करने के मतलब उससे इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज हो बचा रह जाएगा। अब ये नेगेटिव बचा, तो ऐसे ही पीवीसी के और भी मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हमने क्या किया, पीवीसी का एक और मॉलिक्यूल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, ये पीवीसी का एक और मॉलिक्यूल हुआ। तो हमें दिख रहा है कि फिर से क्या होगा, इसी डायरेक्शन में टूटेगा, तो इधर टूटेगा तो इधर क्या आएगा, पॉजिटिव, और इधर क्या आएगा, नेगेटिव। तो आपको दिख रहा होगा कि नेक्स्ट स्टेप में, इसको मैं इधर बना रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये टूट गया तो ये नेगेटिव पॉजिटिव फिर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, NH2 इधर तो रहेगा ही, इधर हो जाएगा CH2, इधर हो जाएगा CHCl, ठीक, ये C और ये C आपस में जुड़ जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो चार्ज खत्म है कि एक बॉन्ड बन गया, इधर हो गया CH2, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉन्ड जो टूट चुका था, सिंगल बॉन्ड CH, इसके ऊपर नेगेटिव रहेगा और ये हो जाएगा Cl। तो देखो फर्दर चेन जुड़ती चली जा रही है, ये इसके अंदर जुड़ गया,
और ये नेगेटिव चार्ज इस पर ट्रांसफर हो गया। ऐसे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, धीरे धीरे चेन जुड़ती चलेगी और लास्ट वाले कार्बन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आता चला जाएगा और यही आपका क्या है, एक पॉलीमर का चेन बन जाएगा। तो एनायनिक पॉलीमरेशन के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है आपका, पीवीसी। यहाँ ध्यान रखना, पॉलीथीन इससे नहीं बनाया जाएगा, इससे आपका पॉलीथीन का पॉलीमरेशन इससे नहीं होगा, इससे आपका किसका होगा, पीवीसी का होगा, PAN का होगा, जो मैंने आपको बताया था पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का। PAN का मैं मोनोमर लिख देता हूँ, ये रहा आपका PAN, बिल्कुल सेम है, बस आपको क्या करना है, Cl की जगह रिप्लेस कर देना है किससे, CN से। Cl को किससे रिप्लेस कर दो, CN से। तो जहां जहां Cl है वहां आप क्या कर दो, CN जोड़ दो, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आपका पॉलीमराइजेशन ऑफ पैन हो जाएगा, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, और एक लंबी चेन बनेगी, वही लंबी चेन क्या है, हमारा पॉलीमर का स्ट्रक्चर है। क्लियर है। तो आई होप आपको दोनों मैकेनिज्म समझ में आया होगा कि एनायनिक पॉलीमरेशन और कैटायनिक पॉलीमरेशन में क्या डिफरेंस है। मेरे हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे वहाँ पहले हमने फ्री रेडिकल पढ़ा था, तो वहाँ फ्री रेडिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता था। फिर हमने कैटायन पढ़ा, कैटायन भी बिल्कुल वैसा ही है, कैटायन के थ्रू क्या हो रहा है, चेन फॉर्मेशन हो रहा है। फिर हमने एनायन देखा, एनायन में भी हमने सेम देखा कि एनायन में भी क्या हो रहा है, चेन फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन विद वाया किसके, एनायनिक लिगेंड, सॉरी एनायंस की वजह से। क्लियर है, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वह है प्रिपरेशन ऑफ सब इम्पोर्टेंट एडिशन पॉलीमर। हम कुछ एडिशन जो पॉलीमर्स हैं उनका प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि कुछ, जैसे सबसे पहला हम पॉलीथीन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पॉलीथीन बनाया कैसे जाता है। तो पहले तो ध्यान ये रखिएगा कि जो पॉलीथीन होते हैं, पॉलीथीन्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स। फर्स्ट वन होता है आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन्स। दूसरा होता है आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन्स। ठीक है, लो डेंसिटी पॉलीथीन्स और दूसरा आपका क्या है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। शॉर्ट में इसी को हम LDP भी बोलते हैं और इसको शॉर्ट में हम HDP बोलते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो हमने देखा कि पॉलीथीन 2 तरह का है, लो डेंसिटी पॉलीथीन और दूसरा हाई डेंसिटी पॉलीथीन। सबसे पहले हम लो डेंसिटी पॉलीथीन्स के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ LDP। यहाँ से क्लियर है कि यहाँ लो डेंसिटी पॉलीथीन्स की बात हो रही है। तो ध्यान ये रखना कि जो लो डेंसिटी पॉलीथीन्स हैं इनको कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग प्योर ethene molecules at 370 to 550 डिग्री सेल्सियस अंडर, ये ध्यान रखना, अंडर 1000 to 3000 ATM प्रेशर। ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ध्यान रखने वाली क्या बात है, ध्यान रखना कि यहाँ जो प्रेशर यूज हो रहा है वो कितना है, 1000 से 3000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा ये प्रेशर है, बहुत ज्यादा। अरे एक एटीएम का प्रेशर तो हम फील करते ही हैं, एक एटीएम होता है, 1000 एटीएम से लेकर 3000 तक आप प्रेशर दोगे तब जाके आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन बन के तैयार होगा। हीट ज्यादा नहीं है लेकिन प्रेशर काफी ज्यादा है।
अब इतना प्रेशर एटमॉस्फेयर तो लगा नहीं पाएगा, कैसे लगाओगे? तो बायो मशीन्स लगाओगे, और इतना प्रेशर क्रिएट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ में एनर्जी लगाना होगा। मतलब एक एलडीपी अगर आपको बनाना है तो काफ़ी ज़्यादा आपको एनर्जी लगानी होगी। इतनी ज़्यादा एनर्जी जाके लगेगा, तब जाके इतना प्रेशर क्रिएट होगा, और तब जाके क्या होगा, आपका एलडीपी बनेगा। तो एलडीपी हमने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि यहाँ प्रेशर काफ़ी हाई था, काफ़ी हाई, और यहाँ पे कैटलिस्ट यूज होता है। मैं लिख देता हूँ पहले। तो हमने लिया CH2 इथीन मॉलिक्यूल्स लिए प्योर फॉर्म में, और इसके कितने N मॉलिक्यूल्स लिए हमने, N मॉलिक्यूल्स, और हीट कितना रखा हमने 370 से 550 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो प्रेशर हमने रखा वो था 1000 से 3000 ATM तक। ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और इतना प्रेशर आप डेवलप करोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा अब इतनी ज़्यादा एनर्जी लगाओगे तो इतना ज़्यादा फ्यूल लगाओगे, और फ्यूल जितना ज़्यादा लगेगा कॉस्ट उतना ज़्यादा हाई होगा, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा ये आपका। तब जाके क्या बना, आपका पॉलीथीन बन के तैयार हुआ, N मॉलिक्यूल्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है, और प्रेशर इतना ज़्यादा हाई था कि इसको बनाने में भी काफ़ी मुश्किलें आती थी। और जैसा हम देख रहे हैं लो डेंसिटी है, तो यहाँ डेंसिटी इसकी क्या थी, कम होती थी, क्योंकि यहाँ जो पॉलीथीन्स बनते थे उनके जो ब्रांच चेन्स थे वो काफ़ी दूर दूर थे। तो इनकी लो डेंसिटी की वजह से इनकी वीकनेस थी, इनके अंदर कमी थी, क्या कि इनका स्ट्रेंथ काफ़ी लो होता था। जैसे आप देखते हो मार्केट में सब्जी वगैरह खरीदने जाओ तो जो पॉली बैग्स मिलते हैं जो सब्जी वब्जी के लिए, तो उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम होती है, मतलब उनको आप थोड़ा सा भी खींच के फट जाते हैं। लेकिन जैसे आप देखते हो पानी की टंकी वगैरह हुआ, या जो पाइप्स यूज होते हैं, बड़े बड़े पाइप्स, मोटे मोटे जो पाइप्स यूज में पानी फ्लो होता है प्लास्टिक के, वो आपके हाई डेंसिटी वाले होते हैं। मैं आप कितना ही पानी फ्लो कराओ जल्दी फटते नहीं हैं, तो ठीक है। तो जो आप पॉली बैग्स देखते हो जो छोटे पतले पतले होते हैं, खासकर जो सब्जी वाले ब्लैक वाला या वाइट वाला, वो आपका क्या LDP है। बुल्लू उनकी डेंसिटी क्या आती है, काफ़ी लो होती है, और उनको बनाने में काफ़ी मुश्किलें आती हैं, तो ये जरूर ध्यान रखना। तो इन सब से बचने के लिए, इन सब से आप स्ट्रेंथ कम था, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपने क्या किया, हाई डेंसिटी पॉलिथीन्स की रिक्वायरमेंट हुई। अब हाई डेंसिटी बना कैसे, हम उसके बारे में बात करते हैं, और क्यों वो अच्छा होता है उसके बारे में बात करते हैं। इतना आप नोट डाउन करो, फिर उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो अब हम हाई डेंसिटी पॉलिथीन्स की बात कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना, और मैं यहाँ बताऊंगा कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे LDP से आपसे क्या पूछा सकता है कि वहाँ पर प्रेशर कितना लगता है, तो वहाँ ध्यान रखना प्रेशर 1000 से 3000 के बीच में लगता है, जो बहुत ही हाई प्रेशर होता है। तो अब हाई डेंसिटी पॉलिथीन्स कैसे बनाते हैं, तो इसे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्टेटमेंट, इट इज मैन्युफैक्चर्ड by pure ethenes molecules in हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट। हाइड्रोकार्बन यहाँ सॉल्वेंट यूज होगा, कौन सा, कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो, कोई भी हाइड्रोकार्बन, इन हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट at 333 to 343 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मतलब ये आपका मैन्युफैक्चर होगा, प्योर इथीन से भी मैन्युफैक्चर होगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक सॉल्वेंट यूज करना होगा हाइड्रोकार्बन का। टेम्परेचर अगर रिलेट करो तो इसके पहले जो LDP में टेम्परेचर हमने यूज किया था, टेम्परेचर LDP के लिए वो कितना था, 350 to 550
370 टू 550 डिग्री सेल्सियस हमने यूज किया था, ठीक है। और प्रेशर जो यूज किया था वो था आपका 1000 से 3000 ATM तक, ठीक है। और आप लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है शायद, कि कैटलिस्ट लिख लेना कि वहां जो कैटलिस्ट होता था वो यूज होता था आपका ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन वेरी लेस क्वांटिटी में होना चाहिए, वेरी लेस, ठीक है। ऑक्सीजन यूज होता था, ऑक्सीजन वो भी बहुत कम क्वांटिटी में। तो ये आप नोट कर लेना, मैंने वहाँ पे लिखा नहीं था, भूल गया था, बताया था कि लिखना है कैटलिस्ट, बट मैं भूल गया था। तो अब लिख लेना आप कि यहाँ पे टेम्परेचर इतना था, प्रेशर इतना था, और जो कैटलिस्ट था वो ऑक्सीजन, लेकिन क्वांटिटी क्या थी, बहुत ही कम थी। अब जैसे हमने यहाँ देखा कि यहाँ मैन्युफैक्चर होगा प्योर इथीन बाय मॉलिक्यूल्स, लेकिन यहाँ एक सॉल्वेंट यूज होगा, कौन सा, हाइड्रोकार्बन का। अगर टेम्परेचर रिलेट करो तो क्या टेम्परेचर भी कम हो गया, आपको कम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, हाई डेंसिटी पॉइंट। तो ऑब्वियस बात है, टेम्परेचर अगर कम हुआ तो हमारे लिए आसान बात है कि हमको कम टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ कि टेम्परेचर तो था इतना, लेकिन अंडर 6 to 7 ATM प्रेशर, ये सबसे इम्पोर्टेंट था कि भैया वहां पे तो हमको 1000 से 3000 ATM प्रेशर मेंटेन करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर जो 1000 से 3000 प्रेशर लग रहा था उसका काम सिर्फ मात्र 6 से 7 ATM प्रेशर में ही हो गया, क्योंकि हमको 1000 से 3000 प्रेशर मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन 6 से 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर क्रिएट करना आसान है, बहुत आसान है। अरे 1000 के 3000 के 10 मिनट में 6 से 7 काफ़ी टाइम्स कम प्रेशर यूज हो रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात थी। और यहाँ पर जो कैटलिस्ट होता था उसी का सबसे बड़ा रोल था। वहाँ कैटलिस्ट हमने ऑक्सीजन का लिया था, यहाँ कैटलिस्ट हमने चेंज किया जिसने पूरे प्रेशर को घटा के 6 से 7 ATM प्रेशर पे ही क्या कर दिया, उसने पॉलीथीन बना दिया और उसकी डेंसिटी भी को भी क्या रखा, इंक्रीज कर दिया। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो कैटलिस्ट है। इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राईएथिल एल्युमिनियम एंड टाइटेनियम क्लोराइड, ये सबसे इम्पोर्टेंट था कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये क्या है आपके, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टाइटेनियम, ट्राईएथिल एल्युमिनियम एंड टाइटेनियम क्लोराइड, ये सबसे इम्पोर्टेंट था कि भैया सबसे इम्पोर्टेंट आपके कैटलिस्ट थे, तो इनका नाम याद रखना है। इन्हीं कैटलिस्ट को एक नाम बोला जाता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, बहुत फेमस कैटलिस्ट है, इसको आपको याद रखना होगा। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या है। तो जैसे ट्राईएथिल एल्युमिनियम में इसका लिख देता हूँ केमिकल फॉर्मूला, ट्राईएथिल है तो C2H5 3 टाइम्स ट्राई है और Al एल्युमिनियम है, तो ये हो गया ट्राईएथिल, C2H5 एथिल ट्राई है तो 3 आसान है, प्लस टाइटेनियम क्लोराइड TiCl3, ये हो गया आपका जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, इस पे आपको बहुत ध्यान रखना है कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है आपका, ठीक है। तो बहुत ही फेमस है, तो ध्यान रखना। टाइटेनियम क्लोराइड यहाँ पे टेट्रा ऐड कर लेना, टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा TiCl4, ठीक है।
तो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और इसने सबसे बड़ा काम किया क्या कि इसने जो 1000 से 3000 प्रेशर लगता था उसको इसने कन्वर्ट कर दिया 6 से 7 एटीएम में। और इसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, अगर इसकी प्रॉपर्टीज की भी यहाँ मैं बात कर लूँ तो इसकी प्रॉपर्टीज में इसकी जो स्ट्रेंथ जी जो वहाँ पे एलडीपी में वो क्या थी, कम थी, तो स्ट्रेंथ यहाँ क्या हो गई इसकी, हाई होगी। साथ ही साथ ये कैसा होता था, नॉन ट्रांसपेरेंट होता था, मतलब आप एक साइड से दूसरे साइड नहीं देख पाओगे, तो नॉन ट्रांसपेरेंट था, नॉन ट्रांसपेरेंट था, ठीक है। और तीसरा कि भैया नामी क्या है, हाई डेंसिटी, तो इसकी डेंसिटी क्या थी, हाई थी। तो ये तीन इसकी प्रॉपर्टीज इम्प्रूव हो गई जो हमें एलडीपी में देखने को नहीं मिला था। और दूसरी बात, इसको बनाना क्या हो गया, काफ़ी आसान हो गया। जो पहले 1000 से 3000 एटीएम बनाना पड़ रहा था प्रेशर पे, वो अब 6 से 7 प्रेशर पे ही बनाना पड़ गया। तो ये जिगलर और नाटा दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिलकर काम किया था, इसीलिए इन दोनों के नाम पर जिगलर नाटा कैटलिस्ट पड़ा। और ये दोनों आपके नोबेल प्राइज विनर हैं, मतलब इन्होंने इसी काम की वजह से, इसी काम के ऊपर आधार पर इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो इतना ये महत्वपूर्ण आपका कैटलिस्ट है, इसको जरूर याद रखना नाम, और साथ में इनके क्या कंपोजिशंस थे वो आपको जरूर याद रखना होगा, ठीक है। तो आई होप आपको एलडीपी और एचडीपी दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसके आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, जैसा पहले भी रिक्वेस्ट आप लोग से किया हूँ कि जो भी डाउट्स है उनको कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, या कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट आ रहा है ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो भी आप कमेंट करके हमें बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।